चलिए सीधे इस एनालिसिस में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मिशन की बात करने वाले हैं जो दिखने में तो दूसरे विश्व युद्ध की एक आम कहानी लगती है, लेकिन यकीन मानिए असल में यह एक भयानक, न खत्म होने वाले अलौकिक लूप यानी एक साइक्लिक लूप की कहानी है। एक ऐसा सफर जो इंसानी दिमाग की डार्क गहराइयों और युद्ध के खौफनाक नतीजों को आपस में जोड़ देता है। शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्रिस, बुच्ची, यूजीन, टैपर्ट और कर्क, ये सभी कोई नौसिखिए नहीं बल्कि तपे हुए अनुभवी सैनिक थे जिन्होंने युद्ध का असली खौफ देखा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गोलियों और बमों से बच निकलने वाले ये जांबाज फ्रांस की एक शांत, बिल्कुल सुनसान हवेली में अपनी जान की भीख मांगने को मजबूर हो गए? ये मिस्ट्री धीरे धीरे एक ऐसे खौफ में बदल जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब देखिए कि ये सिलसिला शुरू कैसे होता है। जब सैनिकों की ये टोली इस फ्रांसीसी हवेली, जिसे शैटो कहते हैं, वहां पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि चलो आराम करने की एक सुरक्षित जगह मिल गई। लेकिन तुरंत ही अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। खाली कमरों में अचानक एक पियानो अपने आप बजने लगता है। जरा सोचिए। फिर क्रिस और कर्क को खिड़की के सामने फांसी पर लटका हुआ एक साया दिखाई देता है जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। साफ था कि वहां कुछ तो ऐसा था जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। टेंशन तब और बढ़ जाती है जब यूजीन को बेसमेंट में एक 18 साल के नाजी सैनिक की डायरी मिलती है जिसने पहले इस घर पर कब्जा किया था। और फिर उसी रात आग तापते समय फायरप्लेस से अचानक मोर्स कोड की तरह खटखट की आवाजें आने लगती हैं। यूजीन, जिसे कोड डिकोड करना अच्छे से आता था, इस खटखटाहट का मतलब निकालने की कोशिश करता है। और जो मैसेज सामने आता है ना, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। अब इस डिकोड किए गए मैसेज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कितना अजीब और स्पेसिफिक है। मैसेज था, मेरे पैर नहीं हैं। मतलब एक भूत या आत्मा ऐसा क्यों कहेगी? ये सिर्फ डराने के लिए बोली गई बात नहीं थी, बल्कि ये बहुत बड़ा क्लू था। एक ऐसा इशारा जिसे वो सैनिक उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ पाए, लेकिन आगे चलकर यही इस पूरी कहानी के सबसे बड़े रहस्य को खोलने वाला था। इस हवेली के खौफ को गहराई से समझने के लिए इन सैनिकों के मेंटल स्टेट को समझना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर टैपर्ट को ही ले लीजिए। पेरिस में उसे खून से सने एक कमरे में पाया गया था जहां उसके आसपास 7 बच्चों की लाशें थीं। वो अपने हाथों में एक रस्सी पकड़े हुए था और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। युद्ध ने इन लोगों को अंदर तक बुरी तरह तोड़ दिया था और वो सारी हिंसा, वो सारा ट्रॉमा इस हवेली में उनके साथ साथ चल रहा था। जल्द ही हवेली की वो अनजान शक्ति और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। जब बाहर से आ रहे खतरे की वजह से सैनिक हवेली छोड़ने की बात करते हैं तो फायरप्लेस से फिर से कोड आने लगता है। यूजीन जब उसे पन्ने पर उतार रहा होता है तो अचानक कोई अनदेखी ताकत उसके हाथ पर कब्जा कर लेती है और जबरदस्ती ये लाइन लिखवाती है, अगर तुम यहां से निकले तो तुम मरोगे। सच कहूं तो ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये एक सीधा ऑर्डर था। वो पूरी तरह से कैद हो चुके थे। और तभी एकदम से बाहर से नाजियों का हमला हो जाता है। एक तरफ बाहर दुश्मनों की अंधाधुंध गोलियां और दूसरी तरफ हवेली के अंदर का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला खौफ। हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। एक बम से अपने साथियों को बचाने के लिए बुची अपनी जान की परवाह किए बिना ग्रेनेड पर कूद जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो तब होती है जब हवेली के भूत इंसानों की इस लड़ाई में दखल देते हैं और बचे हुए नाजियों को खुद ही बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। जब अगली सुबह होती है तो एक बहुत दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। हवेली में दिखने वाले ये भूत असल में उसी परिवार की आत्माएं हैं जो वहां पहले रहते थे। नाजियों ने उनके साथ बेहद क्रूर सलूक किया था। पिता को लाइब्रेरी में कुर्सी से बांधकर जिंदा जला दिया गया था, बेटे को बाथटब में डुबोकर मारा गया और बेटी को फांसी पर लटका दिया गया था। सैनिकों ने जो कुछ भी डरावना महसूस किया था वो असल में इसी परिवार की दर्दनाक मौत का एक रीप्ले था। इस भयानक सच के सामने आने के बाद बचे हुए सैनिक वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे चाहे किसी भी दिशा में भागें, वे बार बार घूमकर उसी जंगल, उसी टूटी हुई एम्बुलेंस और उन्हीं मरे हुए नाजियों के पास वापस आ जाते हैं। ये एक ऐसा फिजिकल लूप था जिसे तोड़ना लिटरली इम्पॉसिबल था। हवेली उन्हें किसी चुंबक की तरह वापस खींच रही थी। उनका शरीर और दिमाग दोनों इस भूल भुलैया में बुरी तरह फंस चुके थे। इस लूप में फंसे होने के दौरान टैपर्ट को अचानक एक मिस्टीरियस शब्द याद आता है जो उसने कहीं लिखा हुआ देखा था, वेट्रोलैक। यूजीन बताता है कि ये एक बहुत ही प्राचीन श्राप है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपनी आंखों के सामने कुछ बुरा होने देता है और उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, तो वही बुराई 10 गुना ज्यादा भयानक रूप लेकर उसके पास वापस लौटती है। और यकीन मानिए, ये एक अकेला शब्द इस पूरी घटना के पीछे की सबसे बड़ी चाबी था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे क्रूशल पॉइंट पर। हवेली, भूत, नाजी, ये सब अचानक एक ही झटके में बेमानी लगने लगते हैं, क्योंकि यहाँ कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जो हमारा पूरा नजरिया ही पलट कर रख देता है। सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में दूसरा विश्व युद्ध था? क्या ये भूत सच में उस फ्रांसीसी हवेली में थे? इसका जवाब हमें भूतों की दुनिया से निकालकर साइंस और साइकोलॉजी की एक बहुत ही डार्क और कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाता है। सच्चाई तो ये थी कि अचानक क्रिस की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी में पाता है। उसके चारों तरफ वाइट कोट में डॉक्टर्स हैं, बीप करती मशीनें हैं, और जब वो नीचे देखता है तो उसके दोनों पैर कट चुके हैं। वो पूरी द्वितीय विश्व युद्ध की हवेली, वे भूत और नाजी, सब का सब केवल एक वीआर मशीन के जरिए बनाया गया एक इल्यूजन, एक सिमुलेशन था। मेरे पैर नहीं है, याद है वो मैसेज? वो किसी भूत का नहीं, बल्कि खुद क्रिस के सबकॉन्शियस माइंड की असली आवाज थी। अब ये पूरी कहानी दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच बन जाती है। एक तरफ मनगढ़ंत दूसरे विश्व युद्ध का सिमुलेशन, जिसे एकदम असली लगने के लिए डिजाइन किया गया था, और दूसरी तरफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान की वो क्रूर और खौफनाक रियलिटी, जिसे क्रिस और उसके साथियों ने सच में फेस किया था। ये वीआर सिमुलेशन असल में उनके दिमाग में गहराई तक दबी हुई एक बेहद दर्दनाक याद को कवर करने के लिए बनाया गया था। असलियत में ये घटना अफगानिस्तान में घटी थी। क्रिस और उसकी टोली का मिशन एक ऐसे अफगान डॉक्टर को प्रोटेक्ट करना था जो अमेरिकियों की मदद कर रहा था। लेकिन जब विद्रोहियों ने घर पे अचानक हमला किया तो हेडक्वार्टर से कड़े आदेश आए कि किसी भी कीमत पर दुश्मनों से उलझना नहीं है, बस दीवार के पीछे छुपे रहना है। और नतीजा ये हुआ कि दीवार के पीछे दुबके हुए ये बहादुर सैनिक पूरी तरह से बेबस होकर विद्रोहियों को उस डॉक्टर के परिवार की बेरहमी से हत्या करते हुए देखते रहे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे सिमुलेशन का पूरा डिजाइन उस असली दर्द की कॉपी था। वीआर में जिन फ्रांसीसी भूतों को जलाया गया था, डुबोया गया था और लटकाया गया था, असल जिंदगी में अफगानिस्तान में विद्रोहियों ने उस डॉक्टर के परिवार के साथ ठीक ऐसा ही सलूक किया था। पिता को जलाया गया, बेटे को पानी में डुबोया गया और बेटी को फांसी दी गई। उनका दिमाग उसी असली घटना को एक अलग मनगढ़ंत कहानी के रूप में जी रहा था। अफगानिस्तान में हुई उस दिल दहला देने वाली घटना के आखिर में जब विद्रोही वहां से चले जाते हैं, तब डॉक्टर की पत्नी अपने पूरे परिवार को मरा हुआ देखकर पूरी तरह टूट जाती है। वो अपने शरीर पर एक सुसाइड बॉम्ब बांध के बाहर आती है और चीखते रोते हुए वेट्रिलैक चिल्लाते हुए खुद को उड़ा लेती है। इसी जोरदार धमाके में क्रिस ने अपने पैर गंवाए थे और बुची बुरी तरह घायल हो गया था, और यही वो श्राप था जो हमेशा हमेशा के लिए उनके कानों में गूंजता रहा। अब सवाल ये है कि ये वीआर थेरेपी क्यों? मेडिकल टीम ने इसे इसलिए बनाया था ताकि इन सैनिकों को उस भयानक अपराध बोध, उस गिल्ट से बचाया जा सके। उनका मकसद बड़ा साफ था, पहले एक विश्व युद्ध का सिमुलेशन बनाना, फिर उसमें अफगानिस्तान के असली और जानलेवा सदमे की यादों को छुपाना, और फिर धीरे धीरे इन सैनिकों को उनके गिल्ट से सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। ये उनके खोए हुए मानसिक संतुलन को वापस लाने का एक तरह का साइंटिफिक तरीका था। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि डॉक्टर्स भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि उन सैनिकों के अंदर का वो गिल्ट आखिर कितना गहरा था। सिमुलेशन में दिखने वाले भूत कोई कंप्यूटर का कोड या प्रोग्रामिंग नहीं थे, बल्कि वे इन सैनिकों के खुद के सबकॉन्शियस माइंड का अपराध बोध थे। उस बेगुनाह परिवार को बेबसी से मरते हुए देखने का पछतावा इतना हावी था कि उसने वीआर मशीन की पूरी प्रोग्रामिंग को ही हैक कर लिया और उनके दिमाग में एक डरावने सपने का रूप ले लिया। चलिए अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इस खौफनाक सच्चाई को जानने के बाद क्रिस एक ऐसा फैसला लेता है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर दे। वो बाहर की इस सेफ दुनिया में रहने से साफ इनकार कर देता है। उसे पता है कि उसके साथी अभी भी उस सिमुलेशन में फंसे हुए हैं और वो सारा दर्द दोबारा झेल रहे हैं। वो जिद पर अड़ जाता है कि उसे वापस उसी वीआर मशीन में जोड़ा जाए। वो खुशी ये शर्त भी मान लेता है कि अंदर जाते ही उसकी याददाश्त फिर से पूरी तरह इरेज कर दी जाएगी। और बस इसके साथ ही सब कुछ लौटकर वहीं पहुंच जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। लूप फिर से रीसेट हो जाता है।
क्रिस एक बार फिर उसी फ्रांसीसी जंगल में जागता है। उसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। वो पेड़ के पास खड़े उसी रहस्यमयी साए को फिर से घूर रहा है। उसकी टोली, वो हवेली और वो डरावना सपना, सब कुछ एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से चालू हो जाता है। वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी मर्जी से इस नर्क में वापस लौट आया है। इस पूरी घटना को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल हमारे सामने रह जाता है। क्या युद्ध में चलने वाली गोलियां या दुश्मन के हमले सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, या फिर युद्ध का सबसे भयानक सच वो अपराध बोध है जो अंदर ही अंदर इंसान को दीमक की तरह खा जाता है? ये कहानी केवल एक सैनिक के वीआर लूप की नहीं है। ये कहानी है ट्रॉमा की, जहां एक इंसान अपने ही गिल्ट के अंतहीन चक्र में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाता है।